ऐसा तो होना ही था। नमिता भाभी तो दूसरे घर से आई है, लेकिन सुरेंद्र तो अपना सगा भाई है, उसको तो प्रतिवाद करना चाहिए था। वह तो अपने जीजा के बारे में जानता है। नमिता की बातें सुनकर ऋचा पलंग पर कटी पतंग की तरह गिर पड़ी। दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो निकलकर बाहर ही आ जाएगा। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उसके हर अच्छे काम में बुराई निकाली जाती है। नमिता के कहे शब्द उसके दिलो दिमाग पर प्रहार करते से लग रहे थे। दीदी मंगलसूत्र और हार के एक सेट के साथ विवाह के स्वागत समारोह का खर्च भी उठा रही है तो क्या हुआ, दिव्या उनकी भी तो बहन है। फिर जीजाजी के पास 2 नंबर का पैसा है, उसे जैसे भी चाहे खर्च करें। हमारी 2 बेटियां हैं, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। सब जमा पूंजी बहन के विवाह में ही खर्च कर दीजिएगा या उनके लिए भी कुछ बचा कर रखिएगा। भाई के साथ हो रही नमिता भाभी की बात सुनकर ऋचा अवाक रह गई थी तथा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। नमिता भाभी तो दूसरे घर से आई है, लेकिन सुरेंद्र तो अपना सगा भाई है, उसको तो प्रतिवाद करना चाहिए था। वह तो अपने जीजा के बारे में जानता है। ये ठीक है कि उसके पति अमरकांत एक ऐसे विभाग में अधीक्षण अभियंता हैं जिसमें नियुक्ति पाना खोया हुआ खजाना पाने जैसा है, लेकिन सबको एक ही रंग में रंग लेना क्या उचित है? क्या आज वास्तव में सच्चे और ईमानदार लोग रह ही नहीं गए हैं? बाहर वाले इस तरह के आरोप लगाएं तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि उन्हें तो खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालनी ही है, पर जब अपने ही अपनों को न समझ पाए तो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आज उसे वह कहावत अक्षरश सत्य प्रतीत हो रही थी, वरना अमर का नाम उन्हें जानने वाले लोग आज भी श्रद्धा से लेते हैं। स्थानांतरण के साथ ही कभी कभी उनकी शोहरत उनके वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच जाया करती है। ऐसा नहीं है कि अपनी ईमानदारी की वजह से अमर को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। बार बार स्थानांतरण, अपने ही सहयोगियों द्वारा असहयोग, सब कुछ तो उन्होंने झेला है। कभी भी तो उनके सीनियर भी उनसे कह देते थे, भाई तुम्हारे साथ तो काम करना भी कठिन है, स्वयं को कुछ तो हालात के साथ बदलना सीखो। पर अमर न जाने किस मिट्टी के बने थे कि उन्होंने बड़ी से बड़ी परेशानियां सही पर हालात से समझौता नहीं किया और न ही सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते से विचलित हुए। मर्मांतक पीड़ा सहने के बाद अगर कोई समय की धारा के साथ चलने को मजबूर हो जाए तो उसमें उसका नहीं बल्कि परिस्थितियों का दोष होता है। परिस्थितियों को चेतावनी देकर समय की धारा के विपरीत चलने वाले पुरुष बिरले ही होते हैं। अमर को उसने हालात से जूझते देखा था। यही कारण था कि अमर जैसे निष्ठावान व्यक्ति के लिए नमिता के वचन ऋचा को असहनीय पीड़ा पहुंचा गए थे तथा उससे भी ज्यादा दुख भाई की मौन सहमति पाकर हुआ था। एक समय था जब अमर की ईमानदारी पर वो खुद भी चिढ़ जाती थी, खासकर तब जब घर में सरकारी गाड़ी खाली खड़ी हो और उसे रिक्शे से या पैदल बाजार जाना पड़ता था। उसके विरोध करने पर या अपनी दूसरों से तुलना करने पर अमर का एक ही कहना होता, ऋचा यह मत भूलो कि असली शांति मन की होती है। पैसा तो हाथ का मैल है, जितना भी हो उतना ही कम है, फिर व्यर्थ की आपाधापी क्यों? वैसे भी सरकार से वेतन के रूप में हमें इतना तो मिल ही जाता है कि रोजमर्रा की जरूरत की पूर्ति करने के बाद भी थोड़ा बचा सके, और इसी बचत से हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर सके तो मन को दुख नहीं प्रसन्नता ही होनी चाहिए। इंसान को 2 वक्त की रोटी के अलावा और क्या चाहिए? अमर की बातें ऋचा को सदा ही आदर्शवाद से प्रेरित लगती रही थीं। भला अपनी खून पसीने की कमाई को दूसरों पर लुटाने की क्या जरूरत है, खासकर तब जब वह सहयोगियों की पत्नियों को गहने और कीमती कपड़ों से लदेटती देखती और किटी पार्टियों में काजू बादाम के साथ शीतल पे परोसते समय उसकी ओर लक्ष्य कर व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकती। बाद में ऋचा को लगने लगा था कि ऐसी स्त्रियां गलत और सही में भेद नहीं कर पाती हैं। शायद वे ये भी नहीं समझ पाती कि उनका ये दिखावा उस काली कमाई से है जिसे देखना भी भले लोग पाप समझते हैं। ऋचा के संस्कारी मन ने सदा अमर की इस ईमानदारी की दाद दी है। अचानक उसे वह घटना याद आ गई जब अमर के विभाग के ही एक अधिकारी के घर छापा पड़ा और तब लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी मिलने पर
उनकी जो फजीहत हुई उसे देखने के बाद तो उससे भी लगने लगा कि ऐसी आपाधापी किस काम की जिससे कि बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही न रहे। आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उस अधिकारी के बहुत करीबी दोस्त, जो वफादारी का दम भरते थे, उस घटना के बाद उससे कन्नी काटने लगे। शायद उन्हें लगने लगा था कि कहीं उसके साथ वह भी लपेटे में न आ जाएं। उस समय उसकी पत्नी को अकेले ही उनकी जमानत के लिए भागदौड़ करते देख यही लगा था कि बुरे काम का नतीजा भी अंततः बुरा ही होता है। आज नमिता की बातें ऋचा को बेहद व्यथित कर गईं। आज उसे दुख इस बात का था कि बाहर वाले उसके अपने घर वाले ही अमर की ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, जिनकी जब तक वह सहायता करते रहे हैं। दूसरों से इंसान लड़ भी ले, पर जब अपने ही कीचड़ उछालने लगे तो इंसान जाए भी तो कहाँ जाए। वो तो अच्छा हुआ कि अमर उसके साथ नहीं आए, वरना उनके कानों में नमिता के शब्द पड़ते तो ऋचा को नींद नहीं आ रही थी। अनायास ही अतीत उसके सामने चलचित्र की भांति गुजरने लगा। पिताजी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। अपनी पढ़ाने की कला के कारण वह स्कूल के सभी विद्यार्थियों में लोकप्रिय थे। वह शिक्षा को समाज उत्थान का जरिया मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं ली, पर अपने छात्रों की समस्याओं के लिए उनका द्वार हमेशा खुला रहता था। अमर भी उनके ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ने में तेज तथा धीर गंभीर और अन्य छात्रों से अलग पढ़ाई में ही लगे रहते थे। पिताजी का स्नेह पाकर वो कभी भी अपनी समस्याओं के लिए हमारे के घर आया करते थे। न जाने क्यों अमर का धीर गंभीर स्वभाव माँ को बेहद भाता था। कभी भी वह हम भाई बहनों को उनका उदाहरण भी देती थी। एक बार पिताजी घर पर नहीं थे। माँ ने उनके परिवार के बारे में पूछ लिया। माँ की सहानुभूति पाकर उनके मन का लावा फूट फूट कर बह निकला। पता चला कि उनकी माँ सौतेली है तथा पिताजी अपने व्यवसाय में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। सौतेली माँ से उनके 2 भाई थे। उनकी माँ को शायद ये डर था कि उनके कारण उसके पुत्रों को पिता की संपत्ति से पूरा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। अमर की आपबीती सुनकर माँ द्रवित हो उठी थी। उसके बाद वह अक्सर ही घर आने लगे। अमर के बालमन पर माँ की कही बातें इतनी बुरी तरह से बैठ गई थी कि वह अनजाने ही अपना बचपना खो बैठे तथा उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया, जिससे कुछ बनकर अपने व्यर्थ हो आए जीवन को नया मकसद दे सकें। पिताजी के रूप में अमर को न केवल गुरु वरन अभिभावक एवं संरक्षक भी मिल गया था। अतः जब तब अपनी समस्याओं को लेकर अमर पिताजी के पास आने लगे थे और पिताजी के द्वारा मार्गदर्शन पाकर उनका खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। अमर के बार बार घर आने से हम दोनों में मित्रता हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और समय के साथ ही हमारी मित्रता प्रगाढ़ता में बदलती चली गई। अमर का परिश्रम रंग लाया। प्रथम प्रयास में ही उनका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हो गया और वह वहां चले गए। अमर के जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे मन में उन्होंने ऐसी जगह बना ली है जहां से उन्हें निकाल पाना असंभव है। पिताजी को भी मेरी मनोस्थिति का आभास हो चला था, किंतु वह अमर पर दबाव डालकर कोई फैसला नहीं करवाना चाहते थे और यही मत मेरा भी था। रुड़की पहुंचकर अमर ने एक छोटा सा पत्र पिताजी को लिखा था, जिसमें अपनी पढ़ाई के जिक्र के साथ घर भर की कुशलक्षेम पूछी थी, पर पत्र में कहीं भी मेरा कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद भी जो पत्र आते मैं ध्यान से पढ़ती, पर हर बार मुझे निराशा ही मिलती। मैंने अमर का ये रुख देखकर अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया तथा अमर को भूलने का प्रयत्न करने लगी। दिन बीतने के साथ यादें भी धुंधली पड़ने लगी थी। मैंने भी धुंध हटाने का प्रयत्न न कर पढ़ाई में दिल लगा लिया। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो एक लिफाफा छोटी बहन दिव्या ने मुझे दिया। पत्र पर जानी पहचानी लिखावट देखकर मैं चौंक उठी। धड़कते दिल से लिफाफा खोला। लिखा था, ऋचा इतने सालों बाद मेरा पत्र पाकर आश्चर्य कर रही होगी, पर फिर भी आशा करता हूँ कि मेरी बेरुखी को तुम अन्यथा नहीं लोगी। यद्यपि हमने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, पर हमारे दिलों में एक दूसरे की चाहत की जो लौ जली थी उसे मैं अनजान नहीं था। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था, बस समय का इंतजार कर रहा था। आज वह समय आ गया है। तुम सोच रही होगी कि अगर मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता था तो इतने सालों तक तुम्हें पत्र क्यों नहीं लिखा।
तुम्हारा सोचना सच है, पर उन दिनों मैं इन सब बातों से हटकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहता था। मैं तुम्हारे योग्य बनकर ही तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था। अब मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है तथा मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। आज ही ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो अगले सप्ताह आकर गुरुजी से तुम्हारा हाथ मांग लूं। लेकिन विवाह मैं 1 साल बाद ही करूँगा, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तथा पिताजी से कुछ भी मांगना या लेना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम घर में कदम रखो तो घर में कुछ तो हो। घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत जरूरी सामान जुटाने के बाद ही तुम्हें लेकर आना चाहूँगा। अतः मुझे आशा है कि मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए जहाँ इतना इंतजार किया है वहीं कुछ दिन और करोगी, पर यह कदम मैं तुम्हारी स्वीकृति के बाद ही उठाऊंगा। एक पत्र इसी बारे में गुरुजी को लिख रहा हूँ। अगर इस रिश्ते के लिए तुम तैयार हो तो दूसरा पत्र गुरुजी को दे देना। जब वे चाहेंगे मैं आ जाऊंगा। पत्र पढ़ने के साथ ही मेरे मन के तार झनकृत हो उठे थे। इंतजार की एक एक घड़ी काटनी कठिन हो रही थी। पिताजी को पत्र दिया तो वह भी खुशी से उछल पड़े। घर में सभी खुश थे। इतने योग्य दामाद की तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब सीधे सादे समारोह में मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में मैं विदा हो गई। माँ को मुझे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अमर की जिद के आगे सब विवश थे। हाँ, पिताजी जरूर अपने दामाद के मनोभावों को जानकर गर्वोन्मुक्त हो उठे थे। विवाह के कुछ साल बाद ही पिताजी का निधन हो गया। सुरेंद्र उस समय मेडिकल के प्रथम वर्ष में था। दिव्या छोटी थी। माँ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पेंशन में देरी के साथ पीएफ का पैसा भी नहीं मिल पाया था। घर खर्च के साथ ही सुरेंद्र की पढ़ाई का खर्च चलाना माँ के लिए कठिन काम था। तब अमर ने ही माँ की सहायता की थी। अमर से सहायता लेने पर माँ झिझकती तो अमर कहते, माँ जी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जब सुरेंद्र आपके लिए करेगा तो क्या आपको बुरा लगेगा? यद्यपि माँ ने पिताजी का पैसा मिलने पर जब तब मांगी रकम को लौटाया भी था, पर अमर को उनका ऐसे लौटाना अच्छा नहीं लगा था। उनका कहना था कि ऐसी सहायता से क्या लाभ जिसका हम प्रतिदान चाहें। अतः जब जब भी ऐसा हुआ मैं माँ के द्वारा लौटाई राशि को बैंक में दिव्या के नाम से जमा करती गई। ये सुझाव भी अमर का ही था। दिव्या उसके विवाह के समय केवल 7 वर्ष की थी। अमर ने उसे गोद में खिलाया था। वो उसे अपनी बेटी मानते थे, इसलिए दिव्या के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहते थे और साथ ही माँ का भार कम करने में अपना योगदान देकर उनकी मदद के साथ गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना चाहते थे। वैसे भी हमारे 2 पुत्र ही हैं। पुत्री की चाह दिल में ही रह गई थी। शायद ऐसा करके अमर दिव्या के विवाह में बेटी न होने के अपने अरमान को पूरा करना चाहते थे। माँ की लौटाई रकम से मैंने दिव्या के लिए मंगलसूत्र के साथ हार का एक सेट भी खरीदा था, मगर स्वागत समारोह का खर्चा अमर दिव्या को अपनी बेटी मानने के कारण कर रहे हैं। पर यह बात मैं किस किस को समझाऊं? आज सुरेंद्र के मौन और नमिता की बातों ने ऋचा को मर्माहत पीड़ा पहुंचाई थी। कितना बड़ा आरोप लगाया है उसने अमर की ईमानदारी पर। सुनियोजित बचत के कारण जिस धन से आज वह बहन के विवाह में सहायता कर पा रही है उसे 2 नंबर का धन कह दिया। वैसे भी 20 साल की नौकरी में क्या इतना भी नहीं बचा सकते कि कुछ गहनों के साथ एक स्वागत समारोह का खर्चा उठा सकें? इससे 2 नंबर के पैसे की बात कहां से आ गई? क्या इंसानी रिश्तों का, भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है? निज स्वार्थ में लोग इतने अंधे क्यों होते जा रहे हैं कि खुद को सही साबित करने के प्रयास में दूसरों को कटघरे में खड़ा करने में भी उन्हें हिचक नहीं होती। उसका मन किया कि जाकर नमिता की बात का प्रतिवाद करे, लेकिन नमिता के मन में जो संदेह का कीड़ा कुलबुला रहा है वह क्या उसके प्रतिरोध करने भर से दूर हो पाएगा? नहीं, वह अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करेगी। यदि इंसान सही है और निस्वार्थ भाव से कर्म में लगा है तो देर सवेर सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाएगी। अचानक ऋचा ने एक निर्णय लिया कि दिव्या के विवाह के बाद वह इस घर से नाता तोड़ लेगी। जहां उसे तथा उसके पति को मान सम्मान नहीं मिलता वहां आने से क्या लाभ? उसने बड़ी बहन का कर्तव्य निभा दिया है।
भाई पहले ही स्थापित हो चुका है तथा 2 दिन बाद छोटी बहन भी नए जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अब उसकी या उसकी सहायता की किसी को क्या जरूरत। लेकिन क्या जब तक माँ है, भाई है, उसका इस घर से रिश्ता टूट सकता है? अंतर्मन में उसे झकझोरा। आखिर वह दिन भी आ गया जब दिव्या को दूसरी दुनिया में कदम रखना था, वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको वह पहले से जानती तक नहीं है। जयमाला के बाद दिव्या और दीपेश समस्त स्नेहीजनों से शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे। समस्त परिवार उन दोनों के साथ सामूहिक फोटोग्राफ के लिए मंच पर जमा हुआ था। तभी दीपेश के पिताजी ने एक सज्जन को दीपेश के चाचा के रूप में अमर से परिचय करवाया तो वह एकाएक चौंक करके उठे। अमर साहब, आपकी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे विभाग में मशहूर हैं। आज आपसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हो गया। मुझे खुशी है कि ऐसे परिवार की बेटी हमारे परिवार की शोभा बनने जा रही है। दीपेश के चाचा, जो अमर के विभाग में ही उच्च पदाधिकारी थे, ने यह बात इतनी गर्मजोशी के साथ कही कि अनायासी मंच पर मौजूद सभी की नजर अमर की ओर उठ गई। एकाएक ऋचा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मुड़कर नमिता की ओर देखा तो उसे सुरेंद्र की ओर देखते हुए पाया। उसकी निगाहों में क्षमा का भाव था या कुछ और वह समझ नहीं पाई, लेकिन उन सज्जन के इतना कहने भर से ही उसके दिलो दिमाग पर से पिछले कुछ दिनों से रखा बोझ हट गया। सुखद आश्चर्य तो उसे इस बात का था कि एक अजनबी ने पल भर में ही उसके दिल के उस दंश को कम किया जिसे उसके अपनों ने दिया था। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। ऐसा तो एक दिन होना ही था, पर इतनी जल्दी और ऐसे होगा ऋचा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वास्तव में जीवन के नैतिक मूल्यों में कभी बदलाव नहीं होता। वो हर काल, परिस्थिति और समाज में हमेशा एक से ही रहे हैं और रहेंगे। ये बात अलग है कि मानव निज स्वार्थ के लिए मूल्यों को तोड़ता मरोड़ता रहता है। प्रसन्नता तो उसे इस बात की थी कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी जिंदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।